स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी पार्ट सेकंड फिजिक्स पढ़ रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने किसी 4 टर्मिनल नेटवर्क के प्राचल पढ़े थे, यानी हमने पढ़ा था जेड प्राचल क्या होते हैं, वाई प्राचल क्या होते हैं और एक्स प्राचल क्या होते हैं। यहाँ पर जो जेड प्राचल थे वो हमारे ओपन सर्किट पैरामीटर्स थे, खुले परिपथ प्रतिबाधा थी, और जो वाई प्राचल थे वो लघु कथित परिपथ प्रवेश्यता थी, और एक्स प्राचल जो थे वो संकर प्राचल थे, हाइब्रिड पैरामीटर्स थे। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमने संकर प्राचल पढ़े थे, संकर प्राचलों में क्या था, हमारी इक्वेशंस आई थी एक्स पैरामीटर्स के लिए अपनी इक्वेशन जो थी वो इस तरह से थी, v1 इक्वल टू एच आई i1 एच आर v2 और i2 इक्वल टू एच एफ i1 प्लस एच ओ v2। ठीक है, यहाँ पर अपने पास में एच आई, एच आर, एच एफ और एच ओ चार क्या थे, इसके चतुर्थ टर्मिनल जाल के प्राचल थे, चार पैरामीटर्स थे। तो जो ये एच आई, एच आर, एच एफ और एच ओ इनके मान हमने लिखे थे, ये हमारी प्रतिबाधा थी, इनपुट इम्पीडेंस थी, ये रिवर्स ट्रांसफर वो वोल्टेज गेन था, यानी ये दो वोल्टाओं का रेशियो था, v1/v2 था, वोल्टाओं का अनुपात था। जब भी हम वोल्टाओं का अनुपात लेंगे, ठीक है, यानी एक वोल्टा के रिस्पेक्ट में दूसरी वोल्टा देखते हैं, जैसे मान लो हमने कितना आउटपुट दिया उसका हमें कितना इनपुट दिया उसका हमें कितना आउटपुट मिल रहा है, उस रेशियो को हम क्या कहते हैं, लाभ कहते हैं। ठीक है, v2/v1 को हम क्या कहेंगे, लाभ कहेंगे, यानी कितने इनपुट पर हमें कितना आउटपुट मिला। तो वहां पर अपने पास में था v1/v2, यानी उल्टा हो गया, तो हम इसे उत्क्रम अनुपात या उत्क्रम लाभ कहते हैं। इसी तरह से अपने पास में एच एफ जो था वो फॉरवर्ड करंट गेन था, और एच ओ जो थी वो आउटपुट एडमिटेंस थी। ठीक है, तो हमने इसकी मैट्रिक्स फॉर्म में लिखी थी, तो इनकी मैट्रिक्स फॉर्म क्या हो जाएगी, हमने लिख दिया था कि जहां एच आई, एच आर, एच एफ, एच ओ एक चतुर्थ टर्मिनल जाल के संकर प्राचल है, तो v1 इक्वल टू हो जाएगा h11 i1 h12 v2 और i2 इक्वल टू हो गया h21 i1 h22 v2। तो यहाँ से अपने पास में ये जो वैल्यू आई है इसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने पर ठीक है, तो मैट्रिक्स रूप में लिखने पर हमारे पास में आ जाएगा v1 i2 h11 h12 h21 h22 और ये हो जाएगा i1 और v2। ये हमारे संकर प्राचलों की मैट्रिक्स कहलाती है। ठीक है, तो ये इसका मैट्रिक्स रूप हमें मिल जाएगा। अब आज हम निकालेंगे कि किसी चतुर्थ टर्मिनल जाल की इनपुट इम्पीडेंस क्या होती है, आउटपुट इम्पीडेंस क्या होती है, और जो इनकी म्यूचुअल इम्पीडेंस है वो क्या होती है। ठीक है, निवेशी प्रतिबाधा, निर्गम प्रतिबाधा और अन्योन्य प्रतिबाधा। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास में अन्योन्य या अंतरिक्ष प्रतिबाधा जो है वो क्या होती है। तो यहाँ का हमारा आज का टॉपिक है चार टर्मिनल जाल की निवेशी तथा निर्गम प्रतिबाधाएं। ठीक है, चार टर्मिनल जाल की निवेशी तथा निर्गम प्रतिबाधाएं। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, जो जेड आई है इसे हम निवेशी प्रतिबाधा कहते हैं और जेड ओ को हम निर्गम प्रतिबाधा कहते हैं। तो यहाँ से ये हमारे टर्मिनल क्या है, 1 1 टर्मिनल है। ठीक है, और ये हमारे 2 2 टर्मिनल्स हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, चार टर्मिनल
4 टर्मिनल जाल के 1 सिरों पर मापित प्रतिबाधा, ठीक है, 1 सिरों पर मापित प्रतिबाधा को निवेशी प्रतिबाधा ZI कहते हैं तथा 2 सिरों पर या टर्मिनलों पर मापित सिरों पर मापित प्रतिबाधा को निर्गम प्रतिबाधा ZO कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास में दो प्रतिबाधाएं क्या होगी, ZI हमारी निवेशी प्रतिबाधा है जो 1 सिरों पर मापित होगी, ZO जो है वो निर्गम प्रतिबाधा है, यानी ये आउटपुट इम्पीडेंस है जो कि 2 टर्मिनल्स पर मेजर करेंगे हम। दो प्रतिबाधाएं हमारे पास में ZS और ZL हैं, ठीक है। ZL जो है वो हमारी लोड प्रतिबाधा है, यानी जो हम आउटपुट लेने के लिए लगाते हैं ये हमारा लोड कहलाता है, ठीक है, जिस पर हम हमेशा आउटपुट लेते हैं। और ये हमारी ZS जो है, ठीक है, हम इसको इस तरह से डिनोट कर रहे हैं, ये कुछ भी हो सकता है, हमारा रेजिस्टेंस कैपेसिटर कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ से अपनी जो ZL है वो क्या हो गई, लोड प्रतिबाधा, और जो ZS है, ठीक है, इस ZS को हम कहते हैं स्रोत प्रतिबाधा, ठीक है, यानी जो भी सोर्स हमने यूज किया है उसकी जो प्रतिबाधा होगी वो हमारी क्या कहलाती है, स्रोत प्रतिबाधा ZS कहलाती है, ठीक है। तो यहाँ पर 4 प्रतिबाधाएं हो गई हमारी, ZI, ZO, ZL और ZS। ठीक है, तो हमारे पास में ZI और जो ZO है इनको हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ये जो हमने प्राचल लिखे थे Z11, Z12, Z21 और Z22, उन प्राचलों के रूप में हम क्या निकाल रहे हैं, ZI और ZO को निकाल रहे हैं। तो हम लिख सकते हैं कि निवेशी तथा निर्गम प्रतिबाधाओं, निवेशी तथा निर्गम प्रतिबाधाओं को, ठीक है, प्रतिबाधाओं को पैरामीटर के या प्राचल की रूप में ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से अपन क्या करेंगे, ठीक है। तो जो निवेशी प्रतिबाधा है, निवेशी प्रतिबाधा ZI निवेशी प्रतिबाधा क्या है, 1 सिरों पर मेजर की हुई इम्पीडेंस है, ठीक है। तो 1 सिरों पर जो इम्पीडेंस मेजर करेंगे तो 1 पर हमारा जो वोल्टेज होगा वो क्या हो जाएगा, V1 हो जाएगा, और जो धारा है वो कितनी है, I1, यानी V1/I1 जो होगी इसका रेशियो हमारा क्या होगा, निवेशी प्रतिबाधा होगी, ठीक है। तो ZI क्या हो गया अपना, V1/I1, जो Z प्राचल निकाले तो हमने इक्वेशन लिखी थी वो लिखते हैं,
जेड प्राचल समीकरण से, जेड प्राचल के लिए समीकरण क्या थे? जेड प्राचल में कौन कौन डिपेंड थे और कौन कौन इंडिपेंडेंट थे? हमारे जो v1 v2 थे वो किस पे डिपेंड कर रहे थे? i1 i2 पे। तो यहाँ से अपने पास में इक्वेशन आ जाएगी v1 इक्वल टू z11 i1 प्लस z12 i2। जो अपने जेड प्राचल थे उसमें क्या था कि जो v1 है वो फंक्शन ऑफ i1 i2 का है, इसी तरह से v2 भी क्या था? फंक्शन ऑफ i1 i2 का था। ठीक है, तो यहाँ से अपन v1 की जो इक्वेशन लिखे थे, दो इक्वेशन आई थी अपने पास में, तो v1 की इक्वेशन हो गई v1 इक्वल टू z11 i1 प्लस z12 i2। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं v1 का मान। तो ये इक्वेशन हो गई अपनी, i1 से डिवाइड कर देते हैं पूरे को, तो v1 अपॉन i1 इक्वल टू z11 प्लस z12 i2 अपॉन i1। ठीक है, तो यहाँ तक लिखो। हम लिखेंगे यदि निर्गम टर्मिनलों पर लोड ZL लगा हो तो ZL इक्वल टू V2 अपॉन I2। लेकिन देखो यहाँ पर अपने पास जो ZL है वो हमारे लोड प्रतिबाधा है। ठीक है, और हमें पता है कि बाहर वाले जो सिरे हैं उनके ऊपर जो वोल्टेज है वो कितना है? V2 है, और जो धारा है वो फ्लो हो रही है I2। ठीक है, तो I2 करंट फ्लो हो रही है और V2 वोल्टेज है, तो इन दोनों का रेशियो अपना क्या होगा? ZL होगा। ठीक है, तो ZL इक्वल टू V2 अपॉन I2। लेकिन इस धारा की जो डायरेक्शन है वो इस तरफ है, हम बात कर रहे हैं ZL के लिए। ठीक है, अगर ZL के इस तरफ से जो धारा आ रही होती वो क्या होती? पॉजिटिव होती, लेकिन ये धारा जो है वो इस साइड है, ZL से इधर जा रही है, तो यहाँ पर जो I2 है वो एक तरीके से क्या रहेगी? नेगेटिव रहेगी। तो हम इसको लिखेंगे माइनस का V2 अपॉन I2। यानी ये जो I2 धारा है वो सर्किट के इस तरफ है, इसमें से जाने वाली धारा को हम कहते हैं IL कहते हैं, क्योंकि ये हमारे टर्मिनल है। ठीक है, ये हमारे सिरा है और इस सिरे पर जो I2 है वो इस सिरे से अंदर जाने वाली धारा है। लेकिन अगर हम इसकी तरफ आने वाली धारा को मान लो हम IL कहें। ठीक है, ये धारा हमारी इस टर्मिनल से अंदर भी जाने वाली है, और IL जो है वो अगर हम ZL पर आने वाली धारा को माने तो क्या होगा? जैसे यहाँ पे टर्मिनल बन रहा है I2, इसके अंदर भी जाने वाली धारा है, और इधर आने वाली धारा को मान लेते हैं कि वो IL है। तो I2 और IL में हम रिलेशन लिखते हैं इस नोड पॉइंट के ऊपर, तो क्या होता? एक दूसरे के अपोजिट है जस्ट। तो यहाँ से अपने पास में क्या होगा? अगर हम इसके लिए धारा लेंगे तो ये I2 के रिस्पेक्ट में लिख रहे हैं हम, तो ये क्या हो जाएगी? हमारी माइनस हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से वैल्यू हो गई माइनस का V2 अपॉन I2। तो क्या जाएगा? नेगेटिव साइन चिन्ह, I2 की दिशा अंदर होने के कारण, अंदर की ओर होने के कारण है। ठीक है, तो ये माइनस चिन्ह हमारे क्यों आया है? क्योंकि I2 की दिशा जो है वो अंदर की ओर है और हम इसे ZL के रिस्पेक्ट में देखते हैं। तो यहाँ से अपने पास में ये इक्वेशन आ गई, माइनस का V2 अपॉन I2 इक्वल टू क्या हो गया? हमारा ZL हो गया। तो Z प्राचल की हमारी नेक्स्ट इक्वेशन थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इक्वेशन क्या थी? V2 इक्वल टू
Z11 Z12 Z21 I1 और Z22 I2। ठीक है, ये हमारी नेक्स्ट इक्वेशन थी। इस इक्वेशन को एक बार हम साइड में लिख लेते हैं, तो आगे जरूरत पड़ेगी इसकी। तो V1 अपॉन I1 इक्वल टू Z11 प्लस Z12 I2 अपॉन I1। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास में V2 इक्वल टू ये हो गया Z21 I1 प्लस Z22 I2। तो इसको हम लिख देंगे, डिवाइड कर देते हैं वापस से I2 से। तो V2 अपॉन I2 इक्वल टू Z21 I1 अपॉन I2 प्लस Z22 और I2 से हमने डिवाइड कर दिया है पूरी इक्वेशन को। तो यहाँ से अपने को मिला V2 अपॉन I2 क्या है ZL। ठीक है, तो ये हो गया माइनस ZL इक्वल टू Z21 I1 अपॉन I2 प्लस Z22। ठीक है, अब हम इसे लिख सकते हैं आगे I1 और I2 का मान निकालें हम, क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन में हमें क्या चाहिए होगा, I2 अपॉन I1 चाहिए होगा। तो यहाँ से हम इसका मान निकालते हैं, तो ये हो जाएगा Z21 I1 अपॉन I2 इक्वल टू, ये भी दे जाएगा माइनस का, माइनस ZL प्लस Z22 और अपने पास में I1 अपॉन I2 का मान आ गया माइनस ZL प्लस Z22 अपॉन Z21। ठीक है, तो I1 अपॉन I2 का मान ये आ गया कि माइनस ZL प्लस Z22 अपॉन Z21। ठीक है, यहाँ तक लिखो। डाल देते हैं और जो हमारे पास में इसका मान आया है इसको हम 3 डाल देते हैं। तो ये हो गया समीकरण 2 में, समीकरण 2 में I1 अपॉन I2 का मान रखने पर ठीक है, तो समीकरण 2 में I1 अपॉन I2 का मान रखने पर इक्वेशन आ गई V1 अपॉन I1 को हमने क्या दे दिया था ZI, इसके लिए ZI लिख लिया है। ठीक है, तो ZI इक्वल टू Z11 प्लस Z12। ठीक है, Z11 प्लस Z12 और हमने मान निकाला है I1 अपॉन I2 का, हमें चाहिए I2 अपॉन I1, तो इसका इन्वर्स कर देते हैं। तो ये हो जाएगा Z21 अपॉन ये अपने पास माइनस में है ZL प्लस Z22। ठीक है, तो ZI का मान हो गया, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। ये वैल्यू क्या है माइनस Z11 माइनस Z12 Z21 अपॉन ZL प्लस Z22। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास में वैल्यू आ गई ZI इक्वल टू Z11 माइनस Z12 Z21 अपॉन ZL प्लस Z22। तो जो हमारी इनपुट इम्पीडेंस है वो किसकी फॉर्म में आ गई, Z पैरामीटर्स की फॉर्म में। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 4 लिख लेते हैं इसे। तो यहाँ पर हमारी जो इनपुट इम्पीडेंस है ZI वो क्या हो गई 4 टर्मिनल, ये 4 जो हमारे पैरामीटर्स हैं इनकी फॉर्म में,
ठीक है। तो हम लिखते हैं इसी प्रकार टू टू टर्मिनलों पर मापित प्रतिबाधा, ठीक है, टू टर्मिनल मापित प्रतिबाधा जो है वो क्या है, ZO, ठीक है। तो ZO इक्वल टू V2 अपॉन I2। तो जो हमारी ZO होगी वो क्या हो जाएगी, V2 अपॉन I2 हो जाएगी। ठीक है, तथा जेड फ्रैक्शन समीकरण से जेड फ्रैक्शन समीकरण जो हमने लिखा था V2 और I2 वाला, तो एक बार हम फिर से लिख लेते हैं। V2 इक्वल टू क्या था, Z21 I1 प्लस Z22 I2। तो यहाँ से हम I2 को इससे डिवाइड कर देते हैं। ये इक्वेशन आ गई थी हमारी जेड फ्रैक्शन के लिए। इसको हम एक बार रख देते हैं, इसको हम एक बार साइड में लिख लेते हैं वापस। जेड आई इक्वल टू हमारा Z11 माइनस Z12 Z21 अपॉन ZL प्लस Z22, ठीक है। इसको मिटा देते हैं। तो अब अपने पास में वैल्यू देखिए, V2 अपॉन I2 हमारी ZO है, और अब हमने क्या किया है, यहाँ पर हमने एक स्रोत प्रतिबाधा लगाई हुई है, यानी स्रोत लगाया हुआ है, तो स्रोत की क्या होगी, कुछ ना कुछ प्रतिबाधा होगी। तो यहाँ से हमारे पास ZS का मान हो जाएगा, ZS या स्रोत प्रतिबाधा ZS इक्वल टू V1 अपॉन I1, ठीक है। तो स्रोत प्रतिबाधा हमारा अपने पास में आ गया ZS इक्वल टू V1 अपॉन I1, और इसके अंदर I1 I2 के मान अपने पास में है, और यहाँ से ये ZS का मान। तो जो हमारी इक्वेशन होगी फर्स्ट वाली, V1 इक्वल टू फर्स्ट समीकरण क्या था अपना, V1 इक्वल टू Z11 I1 Z12 I2, ठीक है। तो यहाँ से V1 अपॉन I1 इक्वल टू हो गया था Z11 प्लस Z12 और I2 अपॉन I1, ठीक है। और जो V1 अपॉन I1 था, ठीक है, तो V1 अपॉन I1 क्या थी, ZI, तो ये हो जाएगा Z11 प्लस Z12, और इसका मान रख देते हैं I2 अपॉन I1 का। तो I2 अपॉन I1 का मान क्या है अपने पास में, माइनस में है, तो ये हो गया यहाँ से अपने पास में, हाँ, I2 अपॉन I1 का मान, इसको ये लिख लेते हैं। तो ये वैल्यू आ गई Z12 Z21 अपॉन ZL प्लस Z22,
Z11 प्लस Z12 माइनस Z12 Z21 अपॉन ZL प्लस Z22। अब यहाँ पे हमने क्या कर रखा है, सोर्स प्रतिबाधा लगाई हुई है, सोर्स ये इम्पिडेंस है अपने पास में। तो यहाँ पे सोर्स प्रतिबाधा के फॉर्म में अगर हम लिखें तो हमारी इक्वेशन क्या होगी, V1 इक्वल टू I1 Z11 प्लस Z12 I2। तो V1 अपॉन I1 इक्वल टू Z11 प्लस Z12 I2 अपॉन I1। ठीक है, और इसको हम लिख सकते हैं V1 अपॉन I1 इक्वल टू V1 अपॉन I1 अपना क्या होगा, ZS सोर्स इम्पिडेंस स्रोत प्रतिबाधा। तो यहाँ से ZS इक्वल टू हो गया Z11 प्लस Z12 I2 अपॉन I1। हमको क्या चाहिए, I2 अपॉन I1 का मान चाहिए। तो ये I2 अपॉन I1 इक्वल टू ZS, ठीक है, माइनस Z11 अपॉन Z12। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास में इसकी वैल्यू हो गई। ठीक है, ZS Z11 इसको तो लेके जाएंगे तो जाएगा ZS माइनस Z11 अपॉन Z12। ये ZI का मान रहने देना, इसको लिखना। तो यहाँ से अपने पास में I2 अपॉन I1 का मान आ गया। ठीक है, तो I1 अपॉन I2 क्या हो जाएगा, I1 अपॉन I2 इक्वल टू Z12 ठीक है, तो यहाँ से ये वैल्यू हो गई थी Z12, इसका जस्ट इन्वर्स कर देंगे क्योंकि हमारे पास में I2 अपॉन I1 है और हमें वो चाहिए I1 अपॉन I2। तो ये वैल्यू अपने पास में हो गई, फिर से हमारा ZS माइनस, तो ये वैल्यू हो गई अपने पास में Z12 और Z11 प्लस ZS। तो यहाँ से ये वैल्यू हम पुट कर देंगे आउटपुट इम्पिडेंस के लिए। तो ZO इक्वल टू, ZO की इक्वेशन हमने लिखी थी, V2 इक्वल टू था Z21 I1 प्लस Z22 I2। तो V2 अपॉन I2 इक्वल टू Z21 I1 अपॉन I2 प्लस Z22, ये इक्वेशन थी। तो ZO इक्वल टू हो जाएगा Z21 I1 अपॉन I2 का मान Z12 माइनस में Z11 प्लस ZS प्लस Z22। तो यहाँ से अपने पास में ZO इक्वल टू हो गया माइनस का Z12 Z21 अपॉन Z11 प्लस ZS प्लस Z22। तो ये हो गई हमारी आउटपुट इम्पिडेंस। अब हमको निकालना है अंतरित प्रतिबाधा, यानी V1 और I2 का रेशियो निकालना है। तो अब लिखना अंतरित प्रतिबाधा, ट्रांसफर इम्पिडेंस। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है अंतरित प्रतिबाधा। इसी के अंदर हमारी फर्स्ट जो थी वो थी हमारी निवेशी प्रतिबाधा। इनपुट इम्पिडेंस, ठीक है, उसके बाद हमने निकाला था निर्गम प्रतिबाधा, आउटपुट इम्पिडेंस। अब हम निकाल रहे हैं ट्रांसफर इम्पिडेंस। तो हमारा थर्ड पॉइंट है ट्रांसफर इम्पिडेंस, अंतरित प्रतिबाधा।
ठीक है। तो इसके अंदर हम डेफिनेशन लिखेंगे कि किसी जाल के एक लूप या पास के कारण दूसरे लूप या पास के वोल्टता के कारण ठीक है, दूसरे लूप या पास में उत्पन्न प्रतिबाधा को अंतरित प्रतिबाधा, ठीक है, ट्रांसफर इम्पीडेंस कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास में दूसरे लूप के पास में उत्पन्न प्रतिबाधा को अंतरित प्रतिबाधा कहते हैं और इसे हम डिनोट करेंगे ZT, ट्रांसफर इम्पीडेंस किसके वजह से, फर्स्ट वाले लूप के वोल्टेज की वजह से दूसरे वाले लूप में ZT12, ये अपनी होगी V1/I2। ठीक है, तो V1/I2 का मान हमारा कैसे निकल जाएगा कि V1 इक्वल टू था Z11I1 Z12I2, तो V1/I2 होगा Z11I1/I2 प्लस का Z12। ठीक है, और I1/I2 का अपना मान था Z21 ZL। ठीक है, तो यहाँ से अपन क्या रख देंगे, I1/I2 का मान रख देंगे। तो ZT12 के अंदर अपना हो गया V1/I2 इक्वल टू Z11 I1/I2 प्लस Z12 और यहाँ से मान रखने पर अपने पास में आ गया Z11 माइनस का Z21 अपॉन Z22 प्लस ZL I1 अपॉन I2 अपॉन I1 का मान है, इसका वापस से हमें उल्टा करना पड़ेगा, इसको माइनस बाहर ले लेते हैं। Z22 प्लस ZL अपॉन Z21 प्लस का है Z12, तो इसे हम लिख लेंगे तो ये अपने पास में आ जाएगा ZT12 इक्वल टू, ठीक है, ये हो जाएगा माइनस, यहाँ पे इसको पहले लिख लेते हैं Z12 माइनस Z11 Z22 प्लस ZL अपॉन Z21। ठीक है, तो यहाँ से ये जो वैल्यू आई वो अपनी क्या है, ट्रांसफर इम्पीडेंस है। तो ZT12 इक्वल टू, ये किसको डिनोट कर रहा है, ट्रांसफर इम्पीडेंस को। ट्रांसफर इम्पीडेंस की हो जाएगी ये, क्योंकि पहले वाले वोल्टता की वजह से आउटपुट करंट को ये इम्पीडेंस उत्पन्न हो रही है। ठीक है, क्योंकि इस वोल्टता की वजह से इस लूप में ये ट्रांसफर हो रही है, इस लूप के इस लूप में। तो यहाँ से ये क्या हो गई अपनी ट्रांसफर इम्पीडेंस Z12 माइनस Z11 Z22 प्लस ZL अपॉन Z21। तो तीनों वैल्यूज हम निकाल सकते हैं किसी भी 4 टर्मिनल नेटवर्क के लिए कि हमारी इनपुट इम्पीडेंस क्या होगी, हमारे आउटपुट इम्पीडेंस क्या होगी और ये ट्रांसफर इम्पीडेंस अंतरित प्रतिबाधा क्या होगी। तो यहाँ से अपने पास में तीनों मान आ जाएंगे किसी भी 4 टर्मिनल नेटवर्क के लिए।